राम लखन सिंह इंटर कॉलेज रामपुर बैजापुर जौनपुर के हाई स्कूल के छात्रों का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने प्रधानाचार्य जी श्री भूपेंद्र कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बच्चों के हित में हम लोगों को प्रेरित करके इस तरह के वीडियो लेक्चर बनाने की प्रेरणा दी। बच्चों, आज साइंस के इस क्लास में आपको पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री के अंतर्गत है, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया जाएगा। इस लेक्चर में आप लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे और जो मैं अलग से लिखा हुआ नोट्स प्रदान करूंगा आपके फ़ोन पर, जो कि सेंड कर दूंगा, तो उसे आप नोट करते चलेंगे। मेरे विषय की एक कॉपी बनाएंगे और जिसे मैं समय समय पर चेक करता रहूँगा। बच्चों, आपको पहले की कक्षाओं में ये बताया जा चुका है कि परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और नाभिकीय परिवर्तन। परिवर्तन के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता या पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करें तो जल प्राप्त होता है, जल को पुनः गर्म करें तो वाष्प प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जल की वाष्प अवस्था को या गैसीय अवस्था को भाप भी कहते हैं। तो इस तरह से भाप प्राप्त होता है, स्टीम प्राप्त होता है। यहाँ पर बर्फ को गर्म किया गया तो जल प्राप्त हुआ, जल को गर्म किया गया तो भाप या वाष्प प्राप्त हुई। पुनः वाष्प को ठंडा करने पर, अगर हम इसको ठंडा कर दें तो जल प्राप्त होता है, और जल को पुनः ठंडा कर दें और ज़्यादा ठंडा कर दें तो ये जो है बर्फ प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन का टिपिकल उदाहरण है, जिसमें केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ये सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, ये लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था, और ये गैसियस स्टेट है या गैसीय अवस्था। तो इस प्रकार के भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि केवल अवस्था में परिवर्तन होता है और जो पदार्थ बना हुआ है उसको प्रारंभिक दशा में पुनः परिवर्तन का कारण हटा करके हम वापस ला सकते हैं। जैसे वाष्प से पुनः जल, जल से पुनः बर्फ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के परिवर्तनों की जहाँ तक बात है, उन्हें कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आपके पाठ्यक्रम में यही टॉपिक है। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं, अर्थात जो उत्पाद बनते हैं उन्हें पुनः अभिकारक की दशा में या प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस तरह के परिवर्तनों में नए पदार्थों का बनना और अनुत्क्रमणीयता के अनुसार, अर्थात पुनः उसको वापस प्रारंभिक दशा में वापस न ला पाना, यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे दूध से दही का बनना। अगर हम दूध में थोड़ा सा जामन डाल दें तो दही प्राप्त होता है। और इसी तरह से गन्ने के रस से सिरका बनना, कागज का जलना या जीवों की वृद्धि, ये सभी ऐसे परिवर्तन हैं जो पुनः उत्क्रमणीय दिशा में नहीं होती,
या ऐसे कर सकते हैं कि पुनः प्रारंभिक दशा में हम इन्हें वापस नहीं ला सकते। तो इस तरह के परिवर्तनों को जो हमारे दैनिक जीवन में प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो नाभिकीय परिवर्तन है। आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिवता एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक रूप से अनेक तत्व रेडियो एक्टिवता के कारण अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। उनके नाभिक में परिवर्तन के फलस्वरूप उनके प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती रहती है, तो नए प्रकार के तत्व बनते हैं और अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम नाम देते हैं नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन आपके पाठ्यक्रम में चूंकि रासायनिक परिवर्तन है और आपने यहाँ पर दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में कुछ टिपिकल उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन ले लें। मैग्नीशियम रिबन शायद आपको न पता हो, लेकिन मैग्नीशियम रिबन पटाखा उद्योग में मैग्नीशियम धातु का बहुत अधिक प्रयोग होता है। उसमें जैसे फुलझड़ी है, तो फुलझड़ी में एक पतले से तार के ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर चिपका दिया जाता है। उसको आप जलाते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है और काफ़ी मात्रा में लाइट उत्पन्न होती है। तो हम लोग दीपावली में उसका प्रयोग करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं उसको जला करके। तो वहाँ पर मैग्नीशियम, आप मैग्नीशियम का नाम जान लें कि मैग्नीशियम एक ऐसी धातु है, मैग्नीशियम, जिसका प्रयोग पटाखा उद्योग में या क्रैकर्स इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम का रिबन का मतलब होता है पतला सा एक जैसे फीता होता है, उसको हाथ में ले लें, थोड़ा रिगमाल पेपर से साफ कर दें। और रिगमाल पेपर से इसलिए साफ करें कि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है जो जलाने पर अभिक्रिया नहीं करता। तो अगर हम इसको जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, तो यह चिंगारी उत्पन्न करके स्पार्किंग होती है और जलता है। एक ऐसी धातु जिसको जलाने पर जलती है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। और अगर हम एक प्लेट में इकट्ठा करें तो ये चमकदार मैग्नीशियम धातु धुंधले रंग के पाउडर में बदल जाती है। यह जो परिवर्तन है मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार अगर हम किसी बीकर में थोड़ा सा एक बीकर ले लें और बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ मात्रा ले लें, HCl की मात्रा ले लें, और इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स, जेडियन, जिंक धातु या जस्ते का चूर्ण या ग्रेन्यूल्स दाने उसमें डालें, तो जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे हमने ऐसे मान लीजिए दिखा दिया, तो इसके चारों तरफ गैसें इकट्ठा होती हैं। वास्तव में जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो बुलबुलों के रूप में यहाँ पर बाहर निकलती है। यहाँ भी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का बनना, ये एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से आप अनेक उदाहरणों में देखेंगे कि नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम लोग कैसे समझें कि किसी भी अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो रासायनिक परिवर्तन समझने के लिए कुछ आधार हैं। जैसे यदि किसी परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2, यदि किसी अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो रहा है, बहुत सी अभिक्रियाओं में आप देखेंगे, जैसे एक उदाहरण हम दे दें कि सिल्वर नाइट्रेट में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम क्लोराइड का विलयन, नमक का विलयन डाल दें, तो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप दूध जैसा विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ रंग का परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें रंग बदल जाते हों, उनको हम रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत मान सकते हैं। तीसरा
जो क्राइटेरिया है, कसौटी है कि हम पता कर सकें कि यह अभिक्रिया रासायनिक है या नहीं, तो उसमें ऊष्मा संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऊष्मा निकलती है या उत्सर्जित होती है। ऊष्मा, जैसे कली चूना, क्विक लाइम, बाजार में क्विक लाइम मिलता है। क्विक लाइम में अगर हम पानी डालें तो वह अपने आप देखते होंगे उबलता है, जिसका प्रयोग घरों की पुताई करने में किया जाता है। तो वह बुझे चूने में या स्लेक्ड लाइम में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया में आप ये समझ सकते हैं कि चूने को जब पानी में मिलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, वह गर्म हो जाता है, अपने आप उबलने लगता है। तो ऐसे परिवर्तन जहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है वह भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब ये प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में हम किसी रासायनिक परिवर्तन को व्यक्त कैसे करें। रासायनिक परिवर्तन को वास्तव में रासायनिक समीकरणों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जैसे आपको हमने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम 2-3 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तो हम इसको लिख दें, पूरा वाक्य के रूप में लिखें कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये दहन की अभिक्रिया है। दहन का मतलब जलने की अभिक्रिया है। वायु की अधिकता में, ऑक्सीजन की अधिकता में जलता है मैग्नीशियम। तो इसको वाक्य के रूप में लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम धातु को गर्म किया जाता, जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। दूसरा तरीका ये है कि हम अभिकारकों को, अभिकारक का मतलब जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं, जैसे लिख दें कि मैग्नीशियम, दूसरा लिखें प्लस ऑक्सीजन। ये लिखने का तरीका हो सकता है, ऑक्सीजन, फिर एक एरो लगाएं और लिख दें मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये लिखने का तरीका हो सकता है जिसको हम संक्षेप में दिखा रहे हैं। पुनः आपको कक्षा 9 में अनेक तत्वों का संकेत या सूत्र बताया गया है। उन सूत्र के रूप में अगर हम लिखें तो मैग्नीशियम को लिख सकते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिख सकते हैं O2 इज इक्वल टू, या तीर का चिन्ह जो है अभिकारकों से उत्पाद की ओर होता है, या यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो जो बनेगा उसको कहेंगे उत्पाद। तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। यह अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें इस तीर के चिन्ह के बाईं ओर, अर्थात अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या और दाहिनी ओर उपस्थित उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। क्योंकि यहाँ पर यह समीकरण इस प्रकार से व्यक्त है, इसमें 2 ऑक्सीजन हैं अभिकारकों में और एक ही ऑक्सीजन है उत्पाद में, अतः यह समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। अगर हम संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर आगे आपको बताया जाएगा कि संतुलन कैसे किया जाता है। 2Mg + O2 = 2MgO। यह जो अभिव्यक्ति है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो व्यक्त करने का ये जो तरीका है, 2Mg + O2 = 2MgO, जिसमें हम विभिन्न रासायनिक यौगिकों के सूत्रों को के रूप में किसी अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, उसे हम ये कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार के प्रदर्शन को, इस प्रकार के का जो अभिव्यक्ति है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम कैसे करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपके पाठ्यक्रम में हीट एंड ट्रायल मेथड दिया हुआ है, जबकि अगली कक्षा, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे जैसे ऑक्सीकरण संख्या विधि या आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इस तरह की अनेक विधियां हैं, अनुमान विधि। तो यहाँ पर हीट एंड ट्रायल एक तरह का अनुमान विधि ही है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में एक समीकरण दिया हुआ है
जिसके माध्यम से आप किसी समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। एक समीकरण है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि आयरन लोहे के चूर्ण पर जब जल वाष्प की भाप की क्रिया होती है तो लोहे का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस को संकेत के रूप में आगे बताया जाएगा, तीर के रूप में ऐसे एक एरो जिसका हेड ऊपर की ओर होता है, इस रूप में दिखाया जाता है। अब इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करने के लिए आप इसमें स्टेप वाइज कुछ काम करते हैं। जैसे सर्वप्रथम दी गई समीकरण में प्रत्येक पदार्थ माने अभिकारक और उत्पाद को बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स में क्यों रख देते हैं? इसलिए रख देते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है बाहर लिखना है। ये केवल संकेत है कि आपको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है, अतः बॉक्स के रूप में आप इसको व्यक्त करें। आपको कुछ गुणांक की सहायता से बाहर बाईं ओर कुछ संख्याओं का गुणा करेंगे, जिसका गुणा करेंगे उसको कहेंगे गुणांक। तो गुणांकों की सहायता से इस समीकरण को संतुलित करेंगे। अब आप देखेंगे इस स्टेप के बाद, पहले स्टेप में आपने इसको बॉक्स में बंद किया। दूसरा, अब आप देखेंगे इसमें जितने भी तत्व हैं, जैसे Fe है, हाइड्रोजन है, H है, O है, इनके परमाणुओं की संख्या देखेंगे। Fe का परमाणु अभिकारक में 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इधर दाहिनी ओर आयरन के परमाणुओं की संख्या 3 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ये जो 4 है, और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर भी 2 है, H2O H2। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे यौगिक को या ऐसे पदार्थ को संतुलित करने का प्रयास करते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो। जैसे Fe में तो एक ही परमाणु है, H2O में 2 H और 1 O। यहाँ पर विशेष बात Fe3 माने 3 Fe के परमाणु और 4 ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित है, वो उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम हम इस Fe3O4 को संतुलित करेंगे। तो पहला काम क्या किया? बॉक्स के रूप में बंद किया। दूसरा काम क्या किया? सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या पर एक सूची बनाया। तीसरा काम किया कि जो यौगिक जिस यौगिक में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है उस यौगिक को संतुलित करने के लिए उचित गुणांकों का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पर आयरन को अगर हम संतुलित करें, तीसरा स्टेप है, आयरन को संतुलित करें तो बॉक्स के बाहर इधर 3 का गुणा कर देंगे, तो दाहिनी ओर के 3 ऑक्सीजन आयरन के परमाणु 3 अभिकारक के 3 आयरन से संतुलित हो जाते हैं। पुनः ऑक्सीजन संतुलित कीजिए। ऑक्सीजन, यहाँ परमाणुओं की संख्या अधिक है ऑक्सीजन के, तो दाहिनी ओर तो 4 परमाणुओं को संतुलित करने हेतु यहाँ पर H2O में हम 4 का गुणा करते हैं। इस पूरे समीकरण में 4 का गुणा करते हैं, गुणांक 4। तो ऑक्सीजन तो 4 संतुलित हो गया। अब तीसरा काम, हाइड्रोजन को 4 H2 हो गया यहाँ पर, तो इस हाइड्रोजन में भी यहाँ पर दाहिनी ओर 4 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार हम जो पूर्ण संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं उसमें 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अगर हम पूर्ण संतुलित समीकरण को देखें तो एक परंपरा है। यहाँ पर परंपरा ये है कि जो पदार्थ यहाँ दिए गए हैं उनकी भौतिक अवस्था भी दिखाएं। भौतिक अवस्था, अगर हम भौतिक अवस्था की बात करें तो आयरन की भौतिक अवस्था ठोस होती है। अब ये समीकरण पुनः लिखना पड़ेगा हमको। यहाँ लिख देते हैं ऊपर 3Fe प्लस 4H2O
एरो Fe3O4 प्लस 4H2। यहाँ विशेष बात, आयरन ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है। ये जो जल है H2O के रूप में, वास्तव में ये गैसीय अवस्था में है। ये रक्त तप्त आयरन को रक्त तप्त माने इतना गर्म कर दें कि लाल हो जाए, और इस रक्त तप्त आयरन पर जब भाप की अभिक्रिया होगी तो वह जल के रूप में नहीं होगा, भाप ही हो सकता है। तो यहाँ गैसीय अवस्था दिखाएंगे। Fe3O4 ये सॉलिड स्टेट है, और ये गैसीय अवस्था है जी को हम एरो से यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे। कुछ यौगिकों में जलीय विलयन आते हैं, कुछ यौगिकों में जल में घोले हुए पदार्थ आते हैं, तो उनके लिए हम जलीय शब्द का प्रयोग करते हैं। जलीय को इंग्लिश में शब्द दिया गया एक्वस, AQUEOUS, एक्वस। संक्षेप में इसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न पदार्थों, चाहे वो अभिकारक हों चाहे उत्पाद हों, उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में या उनकी अवस्थाओं के बारे में रासायनिक समीकरण में व्यक्त करने की परंपरा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, जो अपने अपर रूप के अवस्था में होते हैं। तो अगर अपर रूप है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इस तरह का कोई पदार्थ उपस्थित है किसी अभिक्रिया में, तो उसको भी हम लिख देंगे अपर रूप में डायमंड या ग्रेफाइट। जैसे एक समीकरण है C+O2 = CO2। तो कार्बन तो ठोस होता है, लेकिन मान लीजिए ये ग्रेफाइट है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि ग्रेफाइट। ये ऑक्सीजन है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और एक बात और, रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अंतिम बात का ध्यान देते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त हुई है, रिलीज हुई है, ऊष्मा निकल रही है, तो उस ऊष्मा को भी यहाँ पर दिखाएंगे प्लस। जैसे इस अभिक्रिया में देखा गया कि 94 किलो कैलोरी KCAl, इतनी ऊष्मा 1 मोल कार्बन से प्राप्त होती है। मोल के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। यह अभिक्रिया चूंकि ऊष्मा भी निकल रही है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी। अनेक अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा ली जाती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ऊष्माशोषी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतनी ही बात बताना चाह रहे हैं। आप अपनी पुस्तक को पढ़ें और उसके प्रश्नों को देखें, हल करने का प्रयास करें। संतुलन की विधि हमने बताया, उसके आधार पर आप जो प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए गए हैं संतुलित करने के लिए, उसको हल करने का प्रयास करें। और आगे इस टॉपिक पर जो हमने पढ़ाया, इसको आप केवल समझें, इसमें लिखने का प्रयास मत करें। लिखित नोट्स मैं अलग से प्रदान करूंगा, जिसको आप अलग कॉपी बना करके और हमारे विषय की कॉपी में रखेंगे। मैं समय समय पर उसको चेक करता रहूँगा। धन्यवाद।